नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। संविधान जिसने हमें वो अधिकार दिए कि हम एक नागरिक के तौर पर सम्मान से जी सकें। आज संविधान दिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और उनको भी बहुत बहुत नमन है जिन्होंने संविधान जैसी एक व्यवस्था की। और हर बार यही होता है कि देश संविधान से चलेगा या अपने अपने तरीके से जो लोग चलाते हैं उस तरीके से चलेगा, ये बार बार सवाल होता है। और संविधान दिवस के मौके पर आज अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की वो तमाम उपलब्धियां, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में वो थे और उन्होंने अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताया कि वो जो काम उन्होंने किए हैं वो संविधान के अनुरूप हैं और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शायद ऐसा ही चाहते थे। राहुल गांधी ने अपने तरीके से, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपने तरीके से संविधान के बारे में बातचीत की, लेकिन मूल अवधारणा वही रही। और पूरे लोकसभा के चुनाव को अगर देखें और अभी भी संविधान बचाओ सम्मेलन, संविधान सम्मेलन लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। वो लाल किताब को लेकर, जो स्क्रीन पर आप उनके हाथ में देख रहे हैं, इस लाल किताब को लेकर भी महाराष्ट्र के चुनाव में जो मौजूदा डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र में उस दौर में, अब तो खैर सरकार का इस्तीफा हो चुका है, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सली भी कहा था और कहा था ऐसी जो लाल किताब यही अर्बन नक्सली लोग ही करते हैं। तो इसको लेकर भी एक बहस छिड़ी। लेकिन संविधान से देश चलेगा, संविधान क्या कहता है लोकतंत्र के बारे में, संविधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हम जो चुनाव के जरिए बनाते हैं उसके बारे में संविधान क्या कहता है, इन सब के बीच एक आवाज़ उठी और वो आवाज़ है कि क्या जो वोट है वो वोट का घोटाला हो रहा है चुनाव में। पहले छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र, क्योंकि इन तीन राज्यों में, छत्तीसगढ़ थोड़ा पहले की बात है, हरियाणा ताज़ा ताज़ा और महाराष्ट्र बिल्कुल ताज़ा, इन तीन राज्यों में ऐसी स्थितियां विपक्ष मानता है कि नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को इस कदर का प्रचंड बहुमत मिले। तो सवाल ये है कि क्या ये विपक्ष की खींच है, उसका नाकारापन का जो परिणाम आया है उसकी वो खींच मिटाना चाह रहा है, या वास्तव में ये कोई वोट घोटाला है, वोटों का गड़बड़ झाला है। और ये बात थोड़ा सा और आगे आज बढ़ गई जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान दिवस पर ये कह दिया कि अब उन्हें ईवीएम नहीं चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं चाहिए। और ये वो जो चाहते हैं वो पुरानी व्यवस्था को चाहते हैं, दलील देते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में ईवीएम की जगह या ईवीएम के साथ भी बैलेट से वोट पड़ते हैं। और खड़गे ने दावा किया कि हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष वो कह रहे हैं, खड़गे जी कि राहुल गांधी भी इस बात को लेकर सहमत हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। खड़गे ये भी कह रहे हैं कि अब उन्हें किसी दशा में, उन्हें मतलब कांग्रेस को, अब ईवीएम से चुनाव मंजूर नहीं है। इससे जो छोटे तबके का जो वोट है, ओबीसी, एससी, बीसी, उनका वोट फिजूल में जा रहा है, उसकी कीमत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो वो उनका इशारा क्या ईवीएम में गड़बड़ी का है, किसी चुनावी घोटाले का इशारा है, ये एक अहम प्रश्न बनता है। और खड़गे जी ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो उनके दल हैं, सहयोगी दल, वो उनसे बात करके अब ये देशव्यापी एक अभियान चलाएंगे जो आने वाले वर्षों में या आने वाले वक्त में जो भारत जोड़ो यात्राएं हैं राहुल गांधी करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे, उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि उन यात्राओं में भी अब ईवीएम के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। तो क्या महाराष्ट्र के बाद अब ये फाइनल हो गया है कि आने वाला कोई भी चुनाव कांग्रेस पार्टी कम से कम
और संपूर्ण विपक्ष ईवीएम से नहीं लड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक पूरी व्यवस्था अलग तरीके से बदली जाएगी। खड़गे कह रहे हैं कि अहमदाबाद में बहुत सारे गोदाम बने हैं, वहाँ जाकर वो अपने मोदी और शाह अपनी ईवीएम रख लें। हमें ईवीएम नहीं चाहिए। हम अगर बैलेट से चुनाव कराते हैं तभी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक अलग तरीके से एक नया मुद्दा उठाने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। ये कितनी दूर ले जा पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो मंथन का विषय यही है कि चुनाव में क्या गड़बड़ झाला है, विपक्ष की खींच या चुनाव में वोट घोटाला। हार की खींच या वोटों का गड़बड़ झाला, वोट घोटाला, आज ये विषय हम मंथन में लेकर आए हैं। बहुत सारे विषय थे। संभल की हिंसा को लेकर आज सुबह से धकापेल टीवी चैनल लगातार लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। कोई तुर्क कह रहा, कोई पठान कह रहा, कोई तुर्क और पठान की लड़ाई बता रहा। लेकिन जो मूल विषय है वो आज ये है कि संविधान में जो चीज़ें बताई गई हैं, क्या हम लोग, हमारी सरकारें, हमारे जिम्मेदार लोग उसका पालन कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र संविधान की तरह चल रहा है जैसे संविधान में बताया गया है? क्या चुनाव व्यवस्था पर जो उंगली उठी है उसका कोई समाधान संविधान के अंदर है क्या, या संविधान ने दे रखा है उसका हम पालन नहीं करते, नज़रअंदाज करते हैं? ये कुछ बयानात सुनिए। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है। क्योंकि ये कमजोरी बीजेपी की है, ये कमजोरी मोदी की है। उनके पास वो इतना डरते हैं गांधी का नाम लेते ही, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो बोलते हैं। इसीलिए आज और एक डर उनमें पैदा हुआ, वो है जातीय जनगणना। जाति जनगणना अगर हुआ तो सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगेंगे, तब मोदी जी परेशान होके फिर अहमदाबाद चले जाएंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस।
उनकी चुनाव आयोग ने उनको डीजी पद से हटाया था। उसमें स्पष्ट ऑर्डर थी, हमने उसको ऑब्जेक्शन लिया था कि चुनाव होने के बाद, चुनाव होने तक उनको दूर किया है कि जो व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है उसको हमेशा के लिए दूर करना चाहिए। उनकी नियुक्ति है वो गैर कानूनी रही और बार बार उस बारे में, चाहे विधानसभा हो चाहे बार हो, हमने उसके ऊपर हमेशा सवाल उठाए हैं। लेकिन अब ऐसी सरकार महाराष्ट्र में आ रही है, गैर कानूनी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक शैतानी बहुमत वाली सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद इस प्रकार की नियुक्ति, चाहे कानूनी हो चाहे गैर कानूनी, उनको कौन रोक सकता है? अब जो चाहे मनमानी कर सकते हैं ये। लेकिन ये मनमानी भी, मैं इतना ही बोल रहा हूं, चाहे अपोजिशन के पास ज्यादा आंकड़ा विधानसभा में नहीं है, लेकिन आज भी जनता जनार्दन में हमारी ही तूतू बोलती है, ये जल्दी पता चलेगा। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस में ये कार्यक्रम था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी कार्यक्रम में ये कहा कि ईवीएम फीवीएम नहीं चाहिए, हमें तो बैलेट से वोट चाहिए और छोटे तबके का वोट बर्बाद जा रहा, फिजूल में जा रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है इस व्यवस्था में। जो लोग वोट दे रहे हैं, जिसे दे रहे हैं उसको मिल नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह संविधान दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़ा किया है। राहुल गांधी का माइक बंद करने वाला प्रकरण चर्चा में है। फिर संसद में कई बार ये प्रकरण चर्चा में हो चुका कि उनका माइक बंद कर दिया जाता। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन यहाँ भी उनका माइक बंद हुआ। तो वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि आप जाकर वहाँ बैठ जाइए, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूँगा, डटूंगा। इस पर तालियां भी बजती हैं। हार की खींच है क्या? संजय राउत, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के बहुत बड़े नेता, वो कहते हैं कि ये शैतानी बहुमत वाली सरकार आ रही है। इसका क्या मतलब? क्या ये किसी बहुमत का अपमान नहीं है? क्या विपक्ष हार की खींच मिटा रहा है? या फिर महाराष्ट्र और हरियाणा के बहुत सारे लोग याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जा रहे हैं एक साथ, बड़ी संख्या में शरद पवार की पार्टी के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो क्या ये कुछ गड़बड़ झाला है, घोटाला है? लेकिन इस पर बहुत चंद लोग ही बात कर रहे हैं, वो चाहे पत्रकार हों, चाहे जो समाज के विभिन्न विश्लेषक हों, वो बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं। बात नहीं हो रही है, बात होने नहीं दी जा रही है, लोग बात करना नहीं चाहते, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ऐसा मानकर अब चल रहे हैं। विपक्ष ने इस बात को कह दिया है कि वो ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहते। आगे आने वाला चुनाव क्या विपक्ष ईवीएम से नहीं लड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हरियाणा से वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी जुड़ गए हैं। चूँकि मोदी जी ने कहा था कि हरियाणा मॉडल पर हम जीतेंगे, और उनका जो सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल का इशारा उन्होंने किया था, उसको लेकर तरह तरह की ऐसी बातें की गई कि भाई मोदी का हरियाणा मॉडल क्या है, उसी तरीके से जीता गया। ये विपक्ष का अपना विश्लेषण है या उसका इंटरप्रिटेशन है। मुकेश सिंह जुड़ गए हरियाणा से। हयात उमर उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, और राजनीतिक समीक्षक के रूप में मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इसके अलावा एक और ख़ास मेहमान पृथ्वीराज पाटिल साहब हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका पाटिल साहब। तो इन कुछ मेहमानों के साथ में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक तो शुरुआत जहाँ से हुई हरियाणा को लेकर, तो मुकेश सिंह के पास हम जाएंगे। मुकेश जी, बार बार विपक्ष कह रहा कि मोदी जी ने कहा था हम हरियाणा मॉडल पे जीतेंगे, और वो हरियाणा मॉडल महाराष्ट्र में लागू हो गया। अब 2 राज्यों में अगर प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई तो फिर ये मॉडल पूरे देश में लागू होगा। इस तरीके की बातें कह के विपक्ष क्या बताना चाहता है? अपनी नाकामी, नाकारापन छिपाना चाहता है, हार की खींच मिटाना चाहता है, या वास्तव में कोई हरियाणा मॉडल है जिस पर विपक्ष का संदेह जायज़ है और अपने आप में ये एक चिंता का विषय हो सकता है? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हार की खींच ये हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि कई जगह और कई बार
निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया था कि आप हमारी जो भी ईवीएम मशीन है उसको आप हैक करके दिखाइए। काफी समय दिया गया था, ऑलरेडी 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि आप इस तारीख को आइए, अपनी टीम लाइए और हमें प्रूव करके दिखाइए कि ये हैकिंग हो सकती है। हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने लिखित रूप से शिकायत दी थी। पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया था हरियाणा के, जहां से बात नहीं बनी तो उसके बाद निर्वाचन आयोग, पूरे भारत का जो निर्वाचन आयोग है वहां शिकायत दी गई। लेकिन उन्होंने भी पूरी जांच करने के बाद इस बात का खंडन कर दिया कि इस तरह की कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई। 99% बैटरी की जो बात की जा रही है इस समय महाराष्ट्र के अंदर भी, और सबसे पहले हरियाणा को लेकर ये बात उठी थी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं वहां पर 99% बैटरी वाली जो ईवीएम है उसमें कहीं ना कहीं झोल है। इस बात को नकार दिया बकायदा निर्वाचन आयोग ने। अच्छा मुकेश जी, इससे पहले छत्तीसगढ़ की भी बात की जा रही थी कि हरियाणा में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू हुआ, वहां भी प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मॉडल कौन सा है? विपक्ष एक बार स्थिर नहीं रहना चाहता, कभी छत्तीसगढ़ मॉडल कहता है, कभी हरियाणा मॉडल कहता है, कभी वो कहता है भाई पूरे देश में इस तरीके का चुनाव में कब्जा हो जाएगा। ईवीएम के साथ साथ कुछ और बातें भी वो कह रहे हैं, जैसे उसमें मत प्रतिशत भी है, उसमें कुछ डमी उम्मीदवार हैं, कुछ बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कदाचार के दायरे में आती हैं चुनाव आचार संहिता के मुताबिक। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया किस तरह से की जाती है। जब वोट पड़ रहे होते हैं तो शाम को 6 बजे जब क्लोजिंग का टाइम होता है, जो भी उम्मीदवार के कैंडिडेट वहां पर हैं उनके सामने वो सील की जाती है। सबसे पहले कितनी वोटिंग पड़ी है उसका फॉर्म 17 भरा जाता है, जो कैंडिडेट के जो एजेंट्स हैं उनको दिया जाता है। और आप भी अब समझ सकते हैं कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो हर बूथ से डाटा एकत्रित करना, फिर उसको एक डिविजनल तौर पर भेजना और उसके बाद नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बकायदा 48 घंटे बाद या 1 सप्ताह का, इसका एक लॉ है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस तरह के डाटा रिलीज किए जाते हैं जिस दिन वोटिंग पड़ती है। तो इस तरह का ये कानूनी प्रावधान है, अब से नहीं चलता है, जब से ईवीएम यूज हो रही है ये ऑलरेडी 48 घंटे से नहीं। लेकिन एक सवाल और उठता, मुकेश सिंह, एक सवाल और उठता है, इससे पहले वितंडावाद कभी इस तरीके का नहीं हुआ परसेंटेज को लेकर। मुझे नहीं याद है कि इस तरह के परसेंटेज को लेकर हल्ला मचता रहा हो। ये पहली बार अभी हाल के ही दौर में हुआ है लोकसभा चुनाव में। इससे पहले भी ईवीएम थी और इससे पहले कभी इस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं कि 2-2, 3-3 दिन में मत प्रतिशत आ रहा, फिर बढ़ गया, फिर कुछ जगह खास बढ़ गया। इस तरह की चीज़ें तो इसी बार आई हैं हाल में। आपको बता देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनावों के अंदर भी इस तरह का आंकड़ा जारी किया गया था। हाँ, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा की बात कर रहा हूं जी। लोकसभा चुनावों के अंदर भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था कि वोट परसेंटेज में कहीं कहीं कुछ लोकसभा 131 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर इस तरह का विवाद था, लेकिन इस तरह का कोई भी गलतफहमी दिखी। चुनाव आयोग ने इस पे खंडन किया, उसके बाद भी सभी पार्टियां आराम से बैठ गई और जब रिजल्ट आया तो सब पार्टियां खुश हो गई कि हाँ भाई ठीक था, सब ठीक था। लेकिन अब जब हार हो जाती है, दुर्गेंद्र जी आप समझिए कि जब हार होती है तब इस तरह की बातें उठाई जाती है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उन्होंने इस तरह का मामला नहीं उठाया। नहीं, अखिलेश यादव ने कहा था, अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा था कि भले हम उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत चुके हैं, लेकिन ईवीएम पर मेरा ना भरोसा था, ना है, ना आगे रहेगा। तो कह चुके लोकसभा में। आप इनका वक्तव्य का टाइमिंग देखिए कि कल उन्होंने ये लोकसभा के अंदर कल फिर से ये बात कल नहीं कहा, ये पिछले सत्र में कहा है। जब लोकसभा में वो चुनकर आए थे तब उसी वक्त कहा था। ईवीएम पर अखिलेश यादव बोले थे सदन में, आपको भी याद होगा, मैंने तो खुद ही सुना था पूरी कार्रवाई को। और उन्होंने इस बात को कहा था कि भले ही हम 37 सीटें जीते हैं, 80 में 80 पूरी यूपी में हम जीत जाएं, लेकिन ईवीएम पे मुझे भरोसा ना था, ना है, ना रहेगा। ये तो कह चुके हो, क्लियर कर चुके, आप क्या कहें? वो निश्चित तौर पे विपक्ष अपनी बात रख रहा है और मजबूत पटल पे रख रहा है। संसद के अंदर उनका क्वेश्चन आवर के जो भी बातचीत आती है वहां पर वो रख रहे हैं, बिल्कुल मजबूती से रख रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन इस समय अगर आप देखें तो झारखंड के अंदर निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ जीती है और महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह हारी है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो हार रहे हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ईवीएम को कहेंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग इस पे भी अभी जो आज का माहौल है, इस पे भी महाराष्ट्र की तरफ से जो विपक्षी हैं उन्होंने शिकायत दी है, उस पर भी संज्ञान लेके बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ मिलता है तो निर्वाचन आयोग इस चीज के लिए बैठा ही है और फिलहाल कोर्ट में भी गए हैं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में भी स्थिति। हाँ, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र और हरियाणा से गए। महाराष्ट्र से बहुत
करीब 150 पौने 200 याचिकाएं आ रही हैं कोर्ट की तरफ भी और आयोग की तरफ भी। तो ये एक अपने आप में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये अद्भुत घटना होगी। आपको मैं बता दूं, याचिकाएं लगी हैं और पिछले 30 साल का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 1600 से ज्यादा याचिकाएं इस तरह की लगी हुई हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल जब भी आर्गुमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया था निर्वाचन आयोग को, आईटी टीम को, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया जिसमें कोई फ्रॉड पकड़ा गया हो। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। मैं पृथ्वीराज पाटिल की तरफ रुख करूंगा। पाटिल साहब, ये आप लोग हार की खींच मिटा रहे हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पर आपने काम किया नहीं। अब जब लाडली बहना योजना और तमाम इतनी बढ़िया सरकार चलाई शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने और अजीत दादा ने, उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब ये स्थिति है। झारखंड में जीत जाते तो वहाँ आप नहीं दोष देते हैं किसी को, महाराष्ट्र में आप दोष देने लगते हैं। ये एक कैसा ट्रेंड कांग्रेस पार्टी ने अपना रखा है। और आज तो खड़गे साहब ने कहा कि भाई ईवीएम तो हम चाहते नहीं, अब वो तो छोटे लोगों का वोट ही पर फिजूल में चला जा रहा है। सबसे पहले दुर्गेंद्र जी, मैं आप सबका धन्यवाद कहूंगा और मेरे वरिष्ठ सहकारी वरिष्ठ पत्रकार जो पाठक साहब ने अभी बताया, तो दो चीजें मैं पहली चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। एक कि ये कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा अभी उठाया है क्योंकि एकदम चौंकाने वाले रिजल्ट थे। आप किसी से भी बात करिए, आपने जब ये लाइव कवर किया होगा तो आपने भी देखा होगा कि सुबह 10 बजे से लेकर 10:25 तक जो निकाल एकदम 130 से डायरेक्ट 60 पे आ जाता है और फिर वो 50 पे आता है, फिर 47 पे आता है। तो ये बहुत चौंकाने वाली चीज है। यही पैटर्न हरियाणा में भी हमने देखा कि आधे घंटे में कैसे पूरा एकदम सिचुएशन बदल गया। दूसरी चीज जो आप बात करें कि कांग्रेस ने अब भी क्यों उठाया लाडली बहन योजना, अगर हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन उस टाइम हो जाते थे तो लोकसभा का इफेक्ट और ये जो इनकी नाकाम सरकार, ये इनके कुछ काम हुए नहीं थे, नाकर्ती सरकार जो है ये पूरा खुल जाता था इनका राज। तो फिर वोटर को लुभाने के लिए हमारे लाडली बहनाओं को, माता भगिनियों को कुछ जेले दिए। लांगुल चलन जो होता है 1,500 रुपए दिया। 1,500 में सब कुछ नहीं होता है। तेल के भाव, तेल का डिब्बे का भाव 2,100 रुपए हो गया। पेट्रोल डीजल देखो, गैस सिलेंडर देखो, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, कांग्रेस अभी क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही है, दूसरी अदर पार्टी क्यों विरोधी प्रतिपक्ष की पार्टियां कर रही है? भाई अगर जब बीमार होते तो ये डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर क्या होता है? निर्वाचन आयोग। अगर हमारे पास टीएन शेषन साहब जो एक जमाने में बहुत अच्छे, सबसे करारा निर्वाचन आयोग के अधिकारी रह चुके, चेयरमैन रह चुके, अगर वो होते तो बिल्कुल निष्पक्ष होती। कोई भी पार्टी उस टाइम कभी चुनाव आयोग पे डाउट भी नहीं करती थी, बैलेट पे होता था। आज अगर आप बोलते हो कि ये हैक करने की चांस दी गई है लेकिन हुई नहीं है, सर आज छोटे से छोटा बच्चा भी अपने आप हैक करता है, डिजिटल अरेस्ट होती है। इतने सब होने के बाद अगर हम इसके बारे में अगर आवाज ना उठाए तो विरोधी पार्टियों की अगर आवाज ही दबनी है या उठाना नहीं है या उसको क्राइम बोलना है, रोना बोलना है, तो फिर ये तो लोकशाही खत्म हो रही है। अपने संविधान, अगर संविधान को लाल किताब कहा गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला, ये लाल किताब हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे राहुल जी के बारे में बोलते तो बोलते नक्सलाइटी। भाई आपने हरे रंग को मुस्लिम कर दिया, भगवे रंग को हिंदू कर दिया, लाल रंग को नक्सलाइट कर दिया। ये थोड़ी ना भारत का रंग है। हम भारत में रहते, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं भी गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ क्या हुआ? प्राउड। पृथ्वीराज पाटिल, गड़बड़ क्या हुआ वहां पे? दिक्कत किस बात को लेकर है आपको? महाराष्ट्र में कैसे गड़बड़ी हुई चुनाव में? क्या हुआ ये तो बताइए। छोटी सी चीज बताता हूँ। हमारे मराठी में कहावत है, आवळा देऊन कोवळा काढला, यानी आम, अभी हिंदी में अगर बोले तो गुठली दे दी और आम निकाल लिया। हाँ, 48 सीट्स, 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र से, नंबर 2 पे यूपी के बाद। अगर महाराष्ट्र का गढ़ रहता है तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने वाली है आने वाले चुनावों में, और अगले 4-5 सालों में राज्यसभा के भी जो सदस्य जाएंगे वो महाराष्ट्र से नंबर 2 की जाते। दूसरी चीज, झारखंड तो बहुत अच्छे से तय हो गया। झारखंड में एकदम साफ तरीके से अगर होता है, और सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसे क्यों होता है? तो इसपे कोई भी छोटा सा पहली वाला बच्चा भी रहेगा, पहली इयत्ता में जाता, वो भी बोलेगा कुछ तो धांधली है बॉस। अगर धांधली है और धांधली पे आवाज ना उठाए तो फिर कांग्रेस हो या कोई भी हो, ये पार्टियां खत्म कर दीजिए। हम फैसिज्म की ओर जा रहे, ये मुझे लगता है। और ये चौंकाने वाली बात है कि जो भी आज तक
उस दिन मैंने जितने फोन उठाए, जितने फोन किए, जिनसे मिला, सब लोग यही पूछ रहे थे मराठी में, अरे कसं झालं, हिंदी में, भाई ये कैसे हो गया, अचानक से क्यों हुआ, क्या धांधली है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, ये चमत्कार क्या है। अभी जितने मुहावरे ऐड करूंगा वो कम पड़ेंगे साहब। दुर्गेंद्र जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, आपको भी उस दिन जो झटका लगा होगा 440 वोल्ट का, ये तो सामान्य कुछ है नहीं कि वोटरों ने 2 राउंड में आधे घंटे में पूरा चेंज कर दिया, ये किसी को भी समझ में। ठीक है पृथ्वीराज पाटिल, मैं आऊँगा आपके पास दूसरे चरण में। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। वो कह रहे हैं कि 440 वोल्ट का झटका बहुत सारे लोगों को लगा ही होगा भाई, क्योंकि कांग्रेस ने तो बड़ी उम्मीदें पाली थी कि सरकार उनकी आ रही है, लेकिन सरकार नहीं आई और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र में आ गया। लेकिन क्या महाराष्ट्र का जो परिणाम है वो क्या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा, और बदलाव की शुरुआत क्या यहाँ से होगी? क्या ईवीएम हटेगा और पुरानी व्यवस्था लागू हुई बैलेट पेपर के जरिए वोट पड़ने लगेंगे इस देश में? ये देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक ले रहा हूँ। हार की खींच या वोट घोटाला जो हाल के चुनाव हुए हैं उनको लेकर विपक्ष ने एक तरीके से फिर हल्ला बोला है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब ईवीएम फीवीएम नहीं चाहिए, अब बैलेट से ही वोट चाहिए, क्योंकि छोटे वर्गों का एससी, ओबीसी और एसटी का वोट फिजूल में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी कीमत नहीं लगती और ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लोग उन्हें जिताना नहीं चाहते लेकिन वो जीत जाते हैं। इशारा ईवीएम गड़बड़ी का है, पूरी चुनाव व्यवस्था में गड़बड़ी का है। बड़ा सवाल यही कि क्या इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष अडिग रहेगा? क्या महाराष्ट्र का जो निर्णय है पूरी चुनावी प्रणाली के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा? ये बहुत सारे सवाल हमारे साथ जाने माने पत्रकार, विश्लेषक और राजनीति से जुड़े लोग जुड़े हुए हैं। हयात उमर साहब उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। हयात साहब, आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। कुल मिलाकर ये जो एक बार फिर ईवीएम का मसला आया है, और अभी 2-3 दिन पहले एक विद्वान व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी लखनऊ में, तो वो कह रहे थे कि भाई अब कुछ होना नहीं है, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। अगर विपक्ष के हाथ में सिर्फ करना ये है कि वो कह दे भाई अब हम बैलेट से ही लड़ेंगे, इससे नहीं लड़ेंगे, ईवीएम से, तभी कुछ हो सकता है। अब पता नहीं क्या उनके पास इनपुट था, क्या नहीं था। हमने भी हाँ हूँ में अपना सिर हिलाया और आगे बढ़े। लेकिन मसला कुल मिलाकर इसको लेकर जब आज खड़गे जी ने ये बात कह दी तो जाहिर सी बात है खड़गे जी एक अथॉरिटी हैं और उसमें उन्होंने शामिल भी किया कि राहुल गांधी भी सहमत हैं इससे, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव पहले ही लोकसभा में कह चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी उसका जिक्र भी किया। तो एक तो इसका पूरा सवाल कि भाई हरियाणा मॉडल है या छत्तीसगढ़ मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है जो महाराष्ट्र में हो गई, या वास्तव में बीजेपी की सरकारें इतना बढ़िया काम करती हैं, उनका चुनावी मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि विपक्ष अपने खोपड़ी में हाथ रखकर माथा पीटता रहता है और खींच मिटाता रहता है। हयात साहब, देखिए, लोकतंत्र में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जी। एक विश्वास और दूसरा परसेप्शन। और ये चीज लोकतंत्र के सभी खंभों पर, सभी हिस्सों पर, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, उन पर ये बराबर से लागू होता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे हमारा चुनाव आयोग हो। आज विश्वसनीयता का संकट सरकार का नहीं है, ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का संकट है। भरोसा चुनाव आयोग को जीतना, चुनाव हारना जीतना पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ईवीएम के ठीकरे फोड़ना, खींच मिटाना, उधर ईवीएम को सही कहना, और सब चीजें चलती रहेंगी कि साहब आप हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए तो ईवीएम सही है, ये सब होता रहेगा। लेकिन
क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में कोई गिरावट या कोई कमी हुई है बीते एक दशक में? सवाल ये बड़ा जी। अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आई है, कोई गिरावट नहीं हुई है, आम जनता में चुनाव आयोग के प्रति श्रद्धा, चुनाव आयोग के प्रति आस्था, उस पर विश्वास पहले जैसा ही बना हुआ है या शेषन जी जैसा मानक बना गए थे वैसा ही बना हुआ है, तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप निराधार हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आम जनता की नजरों में लगातार कम हो रही है, घट रही है, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसको पक्षपाती बताया जा रहा है, निष्पक्ष नहीं रह गया है, ये कहा जा रहा है, पक्षपाती बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो किसी एक पार्टी विशेष के इशारों पर या सत्ता पक्ष के इशारों पर काम कर रहा है, चाहे वो तारीख बढ़ाना हो, चाहे वो रिकाउंटिंग के मामले हो, चाहे वो आपत्तियों के निस्तारण का मामला हो, बहुत सी चीजें हैं। अभी कांग्रेस के नेता ने इस बात को कहा, हयात साहब, कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव हो जाते तो तस्वीर अलग थी। एक उनका तर्क हो सकता है। तो ये सब चीजें जब हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास का संकट तो चुनाव आयोग के सामने है। बिल्कुल। पार्टियों का तो अलग मामला रहा, राजनीतिक उठा पटक तो चलती रहेगी। आज हो सकता है 30, 35, 40 साल, 50 साल सत्ता में कांग्रेस है, 50 साल भाजपा रहे, जनता एक दिन उठा करके आजिजा करके हटा देगी। अगर चुनाव के जरिए नहीं हटा पाएगी तो जनता के पास हमेशा और विकल्प खुले रहते हैं। हमारे सामने दूसरे देशों का उदाहरण खुला हुआ है। जनता के साथ ऐसा नहीं कि आप रोक लेंगे, लगा करके देख लिया ये चीज है, क्या इमरजेंसी लगी नहीं? जनता के पास हमेशा, खाली उसके सामने एक ही रास्ता नहीं है कि वो चुनाव के जरिए, बैलेट के जरिए ही सत्ता का हस्तांतरण करेगी। जनता के पास और विकल्प भी हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आने से पहले क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि वो प्रभावी तरीके से अपनी आपत्तियों को, शिकायतों को जो उसकी आ रही हैं, उनकी सुनवाई करे और संतुष्ट करे? बड़ी बात है संतुष्ट होना। लेकिन अब देखिए, पहले टेक्नोलॉजी, दो चीजें, टेक्नोलॉजी दो शब्द है, एक हैक और एक मैनिपुलेशन। टेक्नोलॉजी में जरूरी नहीं कि आप हर चीज हैक करें, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं हो गया है, ऐसा किया जा सकता, संभावनाएं हैं। आप अपने हिसाब से चीजों को प्रोग्राम कर सकते हैं। एआई आने के बाद तो बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं कि आपकी आवाज तक बनाई जा सकती है जी। जब हजारों मील दूर बैठे जेब में पड़े पेजर्स में विस्फोट करे जा सकते हैं, तो आप ये सोचिए पहले कि क्या कोई चीज सुरक्षित है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है। अमेरिका जैसे, जापान जैसे, जर्मनी जैसे, इंग्लैंड जैसे विकसित देश जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे, हम और चीजों में नहीं कह सकते लेकिन टेक्नोलॉजी में तो कह सकते हो आगे, वहां पर ईवीएम पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बैंड है, और वोट वहां पे बैलेट से हो रहे हैं, मैनुअली काउंट हो रहे हैं। यह तर्क देना कि फिर से बैलेट का युग, बूथ कैप्चरिंग का युग आ जाएगा, तो इसका मतलब प्रशासनिक अक्षमता पे या सरकार की प्रशासनिक क्षमता पे आपको संदेह है, और ईवीएम की क्षमता, चुनाव आयोग की क्षमता पे संदेह है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकता क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं है, वो सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो अगर बैलेट पेपर लूटे जा सकते हैं, सेशन ने कराया, हयात साहब आपने देखा, सेशन ने बैलेट पेपर से सेशन ने चुनाव कराया था और किसी की हिम्मत नहीं थी हिलने की। आपने देखा होगा। जा सकते तो क्या ईवीएम नहीं लूटी जा सकती है? आप भूल जाइए, बटन दबाते रहिए। तो देखिए, ये तर्क बेमानी है, और ये तर्क भी बेमानी है कि सब आप जीत गए तो ठीक है और हार गए तो ठीक है। हम ये बात हम विपक्ष के लिए कहेंगे कि आप तब वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते जब जीत जाते हैं। और अगर आपको ईवीएम से उतना ही एतराज है, आपको ईवीएम पे इतना ही शक है, ईवीएम से आपको इतनी ही दिक्कत है, आपको लग रहा है कि उसकी आपकी हार की वजह ईवीएम है मुख्य तौर पे, तो फिर आप ईवीएम का पूरी तरह से उन चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, जहां पे ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल हम लोग लगातार कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो खड़गे जी ने कहा है, हो सकता है कि हमारे सवालों का जवाब मिले इसमें। शायद उन्होंने अंततः यह चीज नौबत आने तक का वेट किया होगा कि शायद कहीं
सुनवाई हुए, और उनको अब लगा होगा कि नहीं अब सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए ये स्टेप लेना पड़े। बहरहाल आप ये देखिए पहले कि जहां जहां पर भी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, जहां जहां पर भी हुए हैं, वहां पर वर्तमान में, जैसे कि हरियाणा में ईवीएम पे लगे, तो हरियाणा में उस वक्त सरकार कौन सी थी और सरकार रिपीट कौन सी हुई। कर्नाटक में देखिए कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई, कोई ईवीएम पे आरोप नहीं लगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं। आप ये देखिए पहले कि 5.5 लाख वोट अंतिम समय पर जोड़े गए महाराष्ट्र में। अब अच्छा चलिए हम ये बात मान ले रहे हैं कि आपकी चुनाव फाइनल फिगर आने में टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है? 24, आज तारीख में जब इलेक्ट्रॉनिक है हर चीज, आपके पास वोटों की गिनती नहीं करनी है, चीजें आनी है, आपको कंपाइलेशन करना है, 24 घंटे में क्लियर हो जाएगा, 24 आवर। और चुनाव अब तो कम से कम लगता है कि लास्ट पोलिंग 6:30 बजे के बाद आप रात में चाहेंगे तो 12 बजे भी फिगर दे सकते हैं। इतना सब कुछ फास्ट है, सब कुछ नेटवर्क है। हयात साहब, हम लोगों ने दिए की रोशनी में रिपोर्टिंग की है, एक एक बूथ पर घुस के नोट किए हैं कितने कितने वोट पड़े हैं, और सबको हम लोग खुद मिला के अपने अखबारों में लिखा करते थे। आपने भी लिखा, भी हमने भी लिखा, इतना वोट पड़ा, और उसमें 19-20 भी नहीं होता था। ये पता नहीं कौन सा युग चल रहा है। पता चला कि 5% पोलिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। चुनाव आयोग ने वोटों का मत प्रतिशत दे रहा है, अब वोटों का एग्जैक्ट फिगर देना बंद कर दिया, वेबसाइट पर है एग्जैक्ट कितने वोट पड़े, गिनती नियम केवल प्रतिशत बताता है। तो बिना नंबर्स के प्रतिशत कैसे निकाला इन्होंने, ये भी तो सवाल है। तो सवाल तो ये सारे सवालों का जवाब, सारी चीजों को देना, खाली ये कह देना कि आप ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए, मैंने आपके सामने रख दिए। जरूरी नहीं कि हैक हर चीज हुए, प्रोग्रामिंग में मैनिपुलेशन भी एक संभावना बनती है। और हम ये नहीं करें ऐसा है, विपक्ष के आरोप सही है विपक्ष के, लेकिन विपक्ष के आरोपों का प्रॉपर काउंटर होना चाहिए, उनके आरोपों की प्रॉपर काउंटर होना चाहिए। और अगर कल को पूरा विपक्ष इस बात पे हो जाता है कि साहब मुझे ईवीएम के थ्रू नहीं जाना है चुनाव में, तब आपके सामने क्या स्थिति होगी? नहीं, मुझे तो लग रहा है, मुझे तो हयात साहब लग रहा है कि अब ऐसा ही होने जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि आजादी के बाद नेहरू जी ने एक शरणार्थी शिविर का दिल्ली में दौरा किया, तो वहां पे एक, आपने भी वो पढ़ा होगा किस्सा, बहुत जगह पे प्रकाशित है वो, कि एक वृद्धा ने उनका कॉलर पकड़ के कह लिया कि मुझे इस आजादी से क्या मिला बताओ जी। उसके दोनों बेटे मार दिए गए थे जी। तो उन्होंने कहा कि यही आपको मिला है आज आजादी जो मिली है। हाँ, और सौभाग्य से जो वृद्धा जिन्होंने कॉलर पकड़ा था, वो हमारे कार्यक्रम में एक बार वो बैठ चुके हैं, प्रदीप पाहवा, फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में बैठते हैं, पाकिस्तान में वो रहे हैं। तो वो उनकी नानी थी, उन्होंने जिक्र किया इसी कार्यक्रम में मंथन में कि जो आप ये कॉलर पकड़ने वाला जो पढ़ते हैं किस्सा, वो मेरी सगी नानी थी। और उन्होंने कहा जवाहर मुझे क्या मिला, तो उन्होंने कहा यही मिला तुम्हें कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हो, तो आजादी है। क्या आज इस तरह के उच्च मानदंड आज हैं बचे हुए? आज एक विधायक का कॉलर पकड़ के भी पूछ सकते कि मैंने तुमको इसलिए चुना था और तुमने दल बदल करके उस पार्टी के साथ चले गए, मैंने वोट तुमको बीजेपी के लिए दिया था, बीजेपी के सिंबल पे दिया था, और तुम आज खड़े कांग्रेस के साथ हो या सपा के साथ खड़े हो, या मैंने तुमको सपा के साथ दिया था या आम आदमी पार्टी के साथ वोट दिया था और तुम आज खड़े बीजेपी के साथ हो। तो जवाबदेही लोकशाही में बहुत जरूरी होती है, और हम इस जवाबदेही से बच नहीं सकते। ठीक है, इतिहास में 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक का शासन नहीं याद रह जाएगा, लेकिन काले साल अगर 3 भी होंगे तो वो इतिहास में लगातार काले साल ही कहलाएंगे। इमरजेंसी को हमेशा काले दिनों के तौर पे ही याद किया जाएगा, और इस दौर को भी अगर इसमें सही निराकरण नहीं हुआ तो इतिहास कैसे याद करेगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चूंकि आज संविधान दिवस है, अपने अपने तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष ने अपनी अपनी बातें कही हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष शर्मा, चर्चा कुछ एक अलग मोड़ पर आ गई है और अब अपने विराम की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन जो मुझे लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आज बयान है कि भाई हमें ईवीएम फीवीएम नहीं चाहिए, और राहुल जी भी सहमत हैं,
तो मैं तो इसे देख रहा हूं कि संपूर्ण विपक्ष अब ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा मेरा अंदर से कह रहा है सिक्स सेंस कि भाई अब विपक्ष को भी लग रहा है कि भाई अब तौबा करो, और सत्ता पक्ष इस बात को साबित करने में लगा कि ना ना ना, ये जब हार जाते हैं तो ये करते भी ऐसा है, ऐसा होता भी होगा। लेकिन अब ये जो अभी हयात उमर ने कहा कि विश्वास का संकट है, पॉलिटिकल पार्टियों का मसला नहीं है, ये मसला चुनाव आयोग का है, संवैधानिक संस्थाओं का है। तो इस पूरे मॉडल को, जिसे हरियाणा मॉडल कहा गया, छत्तीसगढ़ मॉडल कहा गया, महाराष्ट्र मॉडल कहा गया, इस मॉडल को आप किस रूप में देखते हैं? और जो संवैधानिक संस्थाओं वाली बात है, चूँकि आज संविधान दिवस है, तो इससे जोड़कर भी आप किस तरह इसको देख रहे हैं? मनीष जी म्यूट करिए। एक बात हम लोग को समझनी है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए कृपया। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए कृपया। जी, मैं बस इतना कह रहा था कि ये भरोसे का ही जो कह लीजिए लोकतंत्र का जो दूसरा नाम है वह भरोसा, इसको कह सकते हैं कि उसी का चौतरफा एक संकट। ये केवल विपक्ष का के साथ नहीं है, ये सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, ये केवल चुनाव आयोग के साथ नहीं है, ये सत्ता के जितने संस्थान हैं, आप अगर देखेंगे अदालतें हैं, नौकरशाही है, पुलिस है, सैन्य तंत्र है, जो सत्ता के जितने प्रतिष्ठान, उसमें विपक्ष भी आता है, वो सब आज के दौर में भरोसे के संकट से जूझ रहे हैं। वो एक बड़ा मामला है, जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। अब जैसे मान लीजिए, आप देखिए खड़गे साहब का आज का बयान जो है, लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा देर से बयान आया। जैसे आज विपक्ष पे आरोप लगाने का सत्ता पक्ष को मौका इसलिए मिला कि ये जो रूप लिया है अभी खड़गे साहब का जो बयान है कि अब हम आंदोलन में जाएंगे, हम अभियान में उतरें, बैलेट पत्र हमको चाहिए, ईवीएम को फेंको यहां से, ये जो बयान है और इसको लेकर के देश में जनता के बीच में जाएंगे, ये इतना देर से आया है। एक तो ये समझने की बात है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था कि जब आप ये आरोप लगाने का मौका सत्ता को क्यों मिला कि जब आप हारते हैं, जब आप संकट में आते हैं, तब आपको ये करता है। अमेरिका में अमेरिकी एक अदालत ने, याचिकाकर्ता जो वहां गए थे, उस अदालत ने जब पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हैं, क्या आपके पास कोई प्रमाण है, तो याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रमाण की बात नहीं है, जनता को इस पे हमको इस पे भरोसा नहीं, और लोकतंत्र में अगर हमको भरोसा नहीं है तो आपको हटाना चाहिए, और कोर्ट ने उस बात को मान लिया। लोकतंत्र में जर्मनी में आप देखेंगे कि वहां ईवीएम से चुनाव हो रहा था, अदालत में गए लोग, यही सवाल किया गया, और जर्मनी कोर्ट ने, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है जर्मनी में ईवीएम पे बैन लगा दिया। इटली में आप चले जाइए, जापान में चले जाइए, आयरलैंड में चले जाइए, नीदरलैंड में चले जाइए, दुनिया के हर देश में जहां ईवीएम का प्रयोग एक राउंड हुआ और जनता ने हर जगह यही तर्क दिया कि भरोसा नहीं, हमको भरोसा नहीं कि हमारा वोट हम जहां डाल रहे हैं वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ये बड़ा सवाल है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी बेहतर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल। भारत में इसी बात को न सत्ता सुन रही है, न अदालत सुन रही है, न चुनाव आयोग सुन रहा, और विपक्ष भी लेट से आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको लगता है कि यहां से चीजों को देखना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि बैलेट पेपर में, आप तो जानते हैं बैलेट पेपर जब चुनाव होता था, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, दलित मोहल्लों को, पिछड़े मोहल्लों को, आदिवासी मोहल्लों को वोट डालने से ही रोक दिया जाता था। मैं ये कही नहीं रहा हूं कि उसमें वहां करप्शन नहीं होगा, ईवीएम में करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कही नहीं सकते आप, ये ईवीएम में करप्शन हो रहा होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आप किसी भी व्यवस्था में आप ये गारंटी नहीं कर सकते हैं कि वहां कोई न कोई रास्ता लूटने का, वोट को लूटने का, चुनाव को प्रभावित करने का कोई तरीका, कोई न कोई तरीका ना निकाल लिया जाए। सवाल लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जनता को अगर ये भरोसा नहीं है कि हमारा वोट जो है हम डाल कहीं और रहे हैं और चला कहीं और जा रहा है, ये बड़ा सवाल है, और ये बड़ा सवाल विपक्ष से भी बड़ा है, पार्टियों से भी बड़ा है। और हमको लगता है कि इसको चुनाव आयोग को, विपक्ष आंदोलन में जाए, किसी मूवमेंट में जाए, देश में अराजकता फैले,
इसके बजाय चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुमोटो लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ईवीएम को हटाना चाहिए। मेरा तो आपसे इतना ही। ठीक बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मनीष जी ने कही। और अब बार बार जो सत्ता पक्ष है वो दलील दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईवीएम में कोई खामी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अब विपक्ष क्यों वो कर रहा है। मूल सवाल यही है कि एक बात और कहना चाह रहा जी, मतलब एक अंतिम बात, बहुत छोटी बात कहना चाह रहा था आपसे कि अगर सत्ता पक्ष को ये अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी राजनीति के बल पे जीत रहा है, तो सबसे पहले तो उसी को स्वीकार करना चाहिए कि जो चाहो करा लो, बैलेट से चलाओ चाहे ईवीएम से चलाओ। सबसे पहले बीजेपी को सामने आके बताना चाहिए कि देखो हम अपनी राजनीति के बल पे जीतते हैं, अपनी ताकत के बल पे जीतते हैं, अपने मुद्दों के बल पे जीतते हैं। तो तुम जैसे चाहो तो ईवीएम कराओ, चाहे तो जो है बैलेट पे जाओ। लेकिन वो खुद क्यों पीछे हट रहे हैं? ये विश्वसनीयता उनकी भी संकट में, वो यहाँ से क्यों भाग क्यों रहे, बैलेट पेपर से भाग क्यों रहे, ईवीएम पे क्यों इतना उनको भरोसा हो रहा है? ठीक बात है, ठीक बात है। ये विश्वास का संकट है। मुकेश सिंह की तरफ रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश सिंह, ये कुल मिलाकर मसला वही है विश्वास का। जब विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो फिर संविधान में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ते रहिए आप हर संविधान दिवस पे, उसका मतलब कोई बचेगा नहीं। संवैधानिक संस्थाएं अगर विश्वास के काबिल नहीं होंगी तो ये बहुत बड़ा सा अपने आप में संकट है। फिर जैसा मनीष शर्मा ने कहा कि भाई ठीक, पुरानी व्यवस्था में भी बूथ लूटते थे हम लोग, तो उस दौर में अखबारों में रिपोर्टर हुआ करते थे, देखते थे कि आगे आगे बूथ लूटने वाले पेटियां लेकर भागते थे, पीछे पीछे पुलिस भागती थी, कहीं नदी में डाल दिया, कहीं गंगा जी में डाल दिया, ये वाली स्थितियां होती थी। लेकिन सेशन का भी चुनाव देखा हमने कि जब सेशन ने चुनाव कराया तो मुझे नहीं लगता कि 7-8 चरणों में जो लोकसभा का चुनाव होता है इससे कोई ज़्यादा चरण रहे होंगे। 5 या 6 चरणों में चुनाव देश का करा दिया उन्होंने। और वो व्यवस्था मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं, बनी आँखों को देखी। और बतौर पत्रकार जो देश के तमाम भागों में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने जो देखा कि बूथ के अंदर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति जा ही नहीं सकता था, वो चाहे पुलिस का ही क्यों ना हो। केंद्रीय बल केवल रहते थे। वो केंद्रीय बल यूं करके अपनी राइफल की नाल ऐसे कलेक्टर के लिए उठाते थे। कलेक्टर जिसकी यहाँ नेम प्लेट लगी होती, जिला मजिस्ट्रेट, वो जाता था ऐसे कर देते थे, उसका गनर पीछे, फला पीछे, डिका पीछे, कोई नहीं। कप्तान साहब जा रहे हैं, ऐसे उठा, अंदर जाइए, कप्तान साहब का गनर नहीं जाएगा, ऐसे। इस तरीके का मैंने चुनाव देखा है सेशन का। और उस चुनाव में कहीं बूथ नहीं लूटा, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ। तो हम तो कितना आगे बढ़ गए हैं। और अगर देश को, अगर इसमें अविश्वास है, बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के समर्थक होंगे उनको विश्वास होगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अब अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। तो इस पे क्या रद्दोबदल नहीं करना चाहिए क्या मुकेश जी? मुकेश जी? दुर्गेंद्र जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए बोलिए मुकेश जी। दुर्गेंद्र जी बोलिए। दुर्गेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लगातार सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग में जाता रहा हूँ। इसके बारे में कई मेरे वरिष्ठ पत्रकारों से जो दिल्ली कवर करते हैं, इस बारे में मेरी बातचीत हुई है। जो कांग्रेस को कवर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, उनसे भी बात हुई है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर और हरियाणा चुनावों को लेकर। आप देखिए कि चुनाव हुआ तो वहां कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से जीतेगी, लेकिन हार गए। वहां पर ममता बनर्जी ने कोई सब अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन हम इस जो ईवीएम के मामले को उठाते रहेंगे। वो जीती और उसके बाद मामला ठंडा हो गया। हरियाणा के अंदर अभी ये मामला उठा, निर्वाचन आयोग ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी और फिलहाल चुनावी जो गर्मी थी वो अभी कोर्ट में पहुंच चुकी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट उस मामले पे संज्ञान ले रहा है, उस मामले को सुन रहा है। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन अलग से कांग्रेस लगा रही है। लेकिन मेरा मानना यह है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईवीएम को लेकर जिस तरह की भी कमियां बताई जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी उनके होता है कि ईवीएम के अंदर दिक्कतें हैं, जब चुनाव आयोग इनको बुलाता है तब वो कमियों को क्यों नहीं बता पाते। मेरा सवाल यही है, जितने भी विपक्षी हैं वो जाए अपनी प्रेजेंटेशन दे दें। संवैधानिक संस्थाएं हैं, हर राज्य में हाई कोर्ट से, वहां लगाए पिटीशन। मेरे को जो लगता है कि 1600 से ज्यादा जो पिटीशन इस समय सुप्रीम कोर्ट जी सुन कौन रहा है। एक प्रत्याशी मेरे साथ बैठे थे चर्चा में, उत्तर प्रदेश के से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, विपक्ष के प्रत्याशी थे।
उन्होंने कहा भाई साहब जब हमारे यहाँ गदर मचाए हुए थे सरकारी तंत्र, तब मैंने आयोग को मेल किया था और बाकायदा उनको वो किया था। जब नतीजा आ गया मैं एमपी बन गया हूँ तब आया आपकी शिकायत क्या है। ये तो आयोग है, अब किससे शिकायत करें? मनीष शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दुर्गेंद्र जी नहीं थी, मैं दुर्गेंद्र शिकायत की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, विधानसभा के अंदर एसडीएम के पास सबसे पहले शिकायत दी जाती है। अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये शिकायत दी जाती है और बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन। जाहिर सी बात है, अगर वो 3-4 बार के एमपी है तो इतना तो पता ही होगा। इन नटसेल में उन्होंने नीचे से शिकायत करते हुए ऊपर की बात उन्होंने कही है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अब उतनी ना पूरे चुनावों में, इस चुनाव में भी, इससे पहले भी चुनाव में भी अगर आप भी मैदान में रहे होंगे तो कभी आपको प्रेक्षक नहीं दिखे। मुझे नहीं दिखे 2024 में कहीं भी प्रेक्षक। हयात उमर को दिखे हो, मनीष शर्मा को दिखे हो, आपको दिखे हो तो जाने, मुझे चुनाव प्रेक्षक कहीं दिखे ही नहीं। और इससे पूर्व के चुनाव में चुनाव प्रेक्षक दिखते थे, इंटरफेरेंस करते दिखते थे, झंडा बैनर उतारते, गाड़ियों को रोकते, बूथ के अंदर जाते और लोगों से पूछताछ करते। उनका एक खौफ होता कि प्रेक्षक से शिकायत हो जाएगी। प्रेक्षक नाम की चीज कहाँ चली गई? हम तो बड़ा बिल्कुल भारत में वीपैट को लेके जो 5% जितने भी वोटिंग पर्ची है उसका 5% रखने का नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ था। निर्वाचन आयोग को ये आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद हो कि ये भी किसकी शिकायत थी? विपक्ष की शिकायत थी। उसके बाद तुषार मेहता जो भारत सरकार की तरफ से प्रेजेंट हुए तो उन्होंने माना कि हाँ बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए और इस तरह का पारदर्शिता होनी भी चाहिए। उसके बाद वीपैट का मिलान किया जाता है। पर्ची को जितनी भी, अगर 100 वोट पड़े हैं तो उसमें से 5% वोटों की जांच की जाती है। कोई भी उम्मीदवार अगर जिसको लग रहा है कि वो इस तरह से गड़बड़ हुई है तो वो मिलान करेंगे। क्यों नहीं? हर तरह का नियम है, कानून है। नहीं ठीक है, जब कोई व्यवस्था बनती मुकेश सिंह तो उसमें कानून बनता है। लेकिन जो मनीष शर्मा कह रहे हैं कि 10 देशों के ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप जब जनता को विश्वास नहीं तो नमस्कार करो। मनीष शर्मा जल्दी से, मेरे पास बस 30 सेकंड है, जल्दी से बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी वरिष्ठ पत्रकार को चुनाव आयोग की इतनी सिफारिश और उसका इतना बचाव क्यों करना पड़ा? चुनाव आयोग अपना बचाव कर नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग के सामने अभी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट अगर किसी के सामने है, चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग ने जितनी भी ह्यूमर फैलाए गए हैं सोशल मीडिया पर उस पर संज्ञान लिया है। आज आपको मैं बता, अभी फिलहाल किसी निजी चैनल का नाम मैं बोलूंगा, आप बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको बोल लेने दीजिए ना। आप इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों हो रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर के? मुझको बोल लेने दीजिए। नहीं उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, बहुत सामान्य तरीके से बता रहे हैं। बोलिए मनीष, बोलिए। बीच में आक्षेप क्यों कर रहे हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं इनके बारे में तो बोल नहीं रहा था। जब ये बोल रहे थे तो मैं तो उंगली उठा रहा था। जी बोलिए 30 सेकंड खत्म कर दिया महाराज आपने। वहां से हमारा इशारा कार्यक्रम खत्म करो। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि ये वरिष्ठ साथी हैं। चुनाव सबसे ज्यादा अगर संकट इस दौर में किसी के सामने है विश्वसनीयता का, वह चुनाव आयोग के सामने सबसे ज्यादा। उसको माना जा रहा है कि बीजेपी के जन संगठन की तरह काम कर रहा है, बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है। और विपक्ष के जितने आरोप हैं, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका मजाक उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं। वो बीजेपी के लीडर की बतौर बात करते हैं, वो सत्ता के आदमी की तरह बात करते हैं। हमको लगता है बहुत हास्यास्पद है और शर्मनाक है कि कोई इस समय चुनाव आयोग की सुरक्षा करे, उसकी पैरवी करे, उसके बारे में। ठीक है, 10 सेकंड पृथ्वीराज पाटिल, 10 सेकंड जल्दी से। मैं आपके सामने 2-3 आंकड़े रखना चाहूंगा बहुत जल्दी से, मेरे पास ज्यादा बहुत जल्दी में। नांदेड़ में हमारे प्रत्याशी थे बाईपोल्स के लिए, उनको विधानसभा में जो टोटल वोट मिले, हर एक 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26,500 का डिफरेंस आ गया। उनको मिले 6.25 लाख वोट, 6.5 लाख वोट। और विधानसभा में हमको सारे प्रत्याशियों को मिले 4,89,000 वोट। कुणाल पाटिल जो अभी विधायक थे, उनके गांव में, उनके खुद के नेटिव प्लेस में 0 वोट्स मिले। 70% गांव अभी उधर प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरा ये बात अभी आज आई थी कि भाई ये कहां से आ गए इतनी धांधलियों के। और मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आदमी जिसकी फैमिली, गांव में फैमिली 5 लोग है, उसको सिर्फ 2 ही वोट मिले। बोल रहे भाई ये मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा बच्चा जो वोट कर रहा है, इनके वोट मुझे नहीं मिले। अभी ये क्या चीजें हैं? अरे कुंदरती में देखो, मैं खुद बूथ पे था। हमने जो मेरे बच्चों ने, लड़कों ने, कार्यकर्ताओं ने जो भी नोट्स लिए हर बार में, हर बूथ का, और वो बूथ पे सपोज वोट हो गए 945, उसमें से 60% हो गए और काउंटिंग में आता है भाई 950 की जगह आ जाते हैं 1000। बहुत सारे सवाल हैं। ये धांधली नहीं है तो क्या है? बहुत सारे सवाल हैं। हयात उमर 10 सेकंड में अंतिम टिप्पणी बस खत्म करेंगे जल्दी से। सर आप सबकी बातचीत से यही लग रहा है, देखिए जो भी है, अगर आरोप है तो इनका निराकरण होए
और यदि आरोपों में सत्यता है तो उसकी बाकायदा गहन जांच और सीधी सी बात है, इसमें चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, ना कि बीजेपी या दूसरी पार्टी को। बहुत शुक्रिया है तुमर मनीष शर्मा, मुकेश सिंह, पृथ्वीराज पाटिल, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और अपनी राय बनाई। वास्तव में विश्वास का संकट, जैसा सभी ने कहा, कि चुनाव आयोग के सामने है। अब देखना ये होगा कि क्या संपूर्ण विपक्ष ईवीएम का बहिष्कार करता है। आने वाले बिहार का चुनाव है, विधानसभा का, उसके बाद बहुत सारे चुनाव और भी हैं। इस देश में चुनाव चलते रहते हैं, तो क्या वो चुनाव ईवीएम से नहीं लड़ेगा विपक्ष? क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने तो फिलहाल यही कहा है। नमस्कार।